हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी की। तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी इकोनॉमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे टर्म होती है, जिसका मेनली बहुत जगह यूज होता है। तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी को हम पहले एक सिंपली आपको बता देते हैं एक डायग्राम से। तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी होता क्या है? तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी होता है कि जब हमारे रैंडम वेरिएबल का जो वेरिएंस होता है वो हर बार सेम आए। ठीक है, तो एक डायग्राम से बताएंगे कि ये हमारी एक रिग्रेशन लाइन है। और रिग्रेशन लाइन कब बनती है? जब हमारे पास एक डेटा सेट दिया हुआ है, उसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ वैल्यू जो है वो गलत आ जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं एरर टर्म, या फिर हम उनको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। अब देखिए, ये जो रैंडम वेरिएबल होते हैं, यानी कि जो अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं, इसमें जब हमारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है एरिया में फैली हुई होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया में अगर फैली हुई हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इनका वेरिएंस जो है वो सेम नहीं है। कि एक बार हमारी वैल्यू क्या है, इतने एरिया के अंदर आ जाती है, एक बार बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर आ जाती है, एक बार इससे भी ज़्यादा एरिया के अंदर जो है हमारी वैल्यू जो है वो आ जाती हैं। तो इतनी अगर वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, तो ये क्या होगा कि इनका जब वेरिएंस निकाला जाएगा कि ये वैल्यू कितने एरिया के अंदर फैली हुई है, तो वो क्या होगा, हर बार डिफरेंट होगा। तो हर बार जब हमारा वेरिएंस डिफरेंट आता है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है उसको हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली हेटेरोस्केडास्टिसिटी हुआ कि जब हमारे रैंडम वेरिएबल की जो वेरिएंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, यानी कि सेम जो है वो नहीं होता, तब हमारे सामने जो है हेटेरोस्केडास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो आ जाती है। तो ये हेटेरोस्केडास्टिसिटी है। अब इसमें देख लेते हैं, इन स्टैटिस्टिक ए वेक्टर ऑफ रैंडम वेरिएबल इज हेटेरोस्केडास्टिक। देखो क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल का एक वेक्टर होता है हेटेरोस्केडास्टिसिटी, और यहाँ पे क्या होगा कि हम रैंडम जो डिस्टर्बेंस की वेराइबिलिटी होती है, ठीक है, वेराइबिलिटी होता है परिवर्तनशीलता, कि हमारे जो रैंडम वेरिएबल में जो ये परिवर्तन आ रहे हैं, जो चेंजेस ये आ रहे हैं उसकी वैल्यूज़ में, तो उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम जो निकाल रहे हैं वो क्या आएगी, हर बार डिफरेंट होगी। कि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, अलग होती है, यहाँ पे अलग डिफरेंस है, यहाँ पे अलग डिफरेंस है, यहाँ पे इसकी वैल्यू में अलग डिफरेंस है। तो ये बार बार जो अलग डिफरेंस आता है, यही प्रॉब्लम हमारी कहलाती है हेटेरोस्केडास्टिसिटी। अब देखो, इसमें बात की है इन्होंने वेराइबिलिटी की। तो वेराइबिलिटी हमने बता दिया कि ये क्या होता है कि कितना परिवर्तन हमारी रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उनमें आ रहा होता है। अब इसके बाद जो वेराइबिलिटी होती है उसको हम स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन या वेरिएंस का यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन का मीन्स है कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल यानी कि जो डेटा दिया हुआ है वो कितना फैला हुआ है, और वेरिएंस का हमने बता दिया कि एक जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे किस जो है एरिया के अंदर आएगी, वो वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन और वेरिएंस का यूज़ करके ही हम जो है अपनी वेराइबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, और वेराइबिलिटी ही हमें बताती है कि यहाँ पे हेटेरोस्केडास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में है या नहीं है। अब जो यहाँ पे हेटेरोस्केडास्टिसिटी होती है वो होती है एब्सेंस ऑफ होमोस्केडास्टिसिटी। ठीक है, कि उस टाइम पे होमोस्केडास्टिसिटी नहीं होगी अगर हेटेरोस्केडास्टिसिटी है तो, क्योंकि होमोस्केडास्टिसिटी क्या है, एक यहाँ पे गुड सिचुएशन होती है, जबकि हेटेरोस्केडास्टिसिटी एक प्रॉब्लम है। तो अब हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी और होमोस्केडास्टिसिटी को समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है होमोस्केडास्टिसिटी। तो होमोस्केडास्टिसिटी में होता है कि जहाँ पे हमारा जो यहाँ पे आते हैं रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस जो है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, कि जो ये वैल्यू है एक यहाँ पे इस लाइन के बिल्कुल आसपास होगी, बिल्कुल सेम होगी अगर हम इनको निकालते हैं तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी ये कांस्टेंट होंगी, यानी कि वेरिएंस ऑफ यू जो है वो कांस्टेंट
होगा कि इस टाइम पीरियड में भी सेम है, नेक्स्ट में भी सेम है, उससे नेक्स्ट में भी सेम होगा। तो हर बार जो है हमारे u का वेरिएंस यानी कि रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस जो होता है वो यहाँ पे सेम आता है। तो ये प्रॉब्लम थी होमोसेडास्टिसिटी, यानी कि ये था होमोसेडास्टिसिटी, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आती है हेट्रोसेडास्टिसिटी। अब देखो हमने अभी पढ़ा था कि अब्सेंस ऑफ होमोसेडास्टिसिटी, यानी कि जब ये कंडीशन नहीं होगी तब हमारी हेट्रोसेडास्टिसिटी की वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएंस ऑफ यू आई जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि एक टाइम में यू आई की वैल्यू जो वेरिएंस की वैल्यू आ रही है वो नेक्स्ट टाइम हो वही आएगी, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि हर बार जो है डिफरेंट वैल्यू आएगी। और डिफरेंट वैल्यू आना ही ये होगा कि हमारे रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, हर बार सेम जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो हेट्रोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी कि जब हमारे वेरिएंस यानी कि रैंडम वेरिएबल का जो वेरिएंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, या हर बार जब भी हम डेटा सेट की वैल्यू को मेज़र करेंगे तो हर बार उसका वेरिएंस जो है वो अलग आएगा। तो ये थी हेट्रोसेडास्टिसिटी। अब इसके बाद आती है इंटरप्रिटेशन एंड द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एन्युम्शन। अब देखिए हमने होमोसेडास्टिसिटी पढ़ा, हेट्रोसेडास्टिसिटी। अब देखिए हम ग्राफिकली इनको बताएंगे कि कैसे पता लगेगा कि ये होमोसेडास्टिक है या हेट्रोसेडास्टिसिटी है। तो होमोसेडास्टिसिटी देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखाया, इसमें क्या है कि जैसे हमारे रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ रही हैं, साथ में हमारी जो है x की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, x भी इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे u यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे साथ में उसके बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे इनका एरिया देखिए, इनका एरिया क्या है, बिल्कुल एक यहाँ पे लिमिट दी हुई है, ठीक है, लिमिट से ऊपर इनका एरिया नहीं है, यानी कि हर बार जब भी हम वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो वेरिएंस में जो है कोई भी चेंज नहीं होगा, वो हर बार जो है बिल्कुल सेम आएगा, यानी कि इनका वेरिएंस कांस्टेंट होगा। अब इसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है कॉमन फॉर्म ऑफ हेट्रोसेडास्टिसिटी। अब देखिए हेट्रोसेडास्टिसिटी हमने आपको बताया था कि जब हमारा वेरिएंस जो है वो सेम ना हो, ठीक है, वेरिएंस हमारे रैंडम वेरिएबल का वो सेम नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि पहले ये कम होता है, x की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और इसके साथ जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जब हम इनका यहाँ पे वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस क्या है, देखिए वेरिएंस सेम नहीं है, यहाँ पे वैल्यू कम आ रही है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जा रही है, तो इनका वेरिएंस जो निकालेंगे वो हर बार जो है डिफरेंट आएगा और इसीलिए इसे जो है कॉमन फॉर्म ऑफ हेट्रोसेडास्टिसिटी बोला जाता है, ठीक है। कि यहाँ पे क्या होगा कि पहले हमारा रैंडम वेरिएबल कम था, उसके बाद वो धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ होने लगती है, यानी कि हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो उसके आसपास नहीं रहता है, काफ़ी उससे जो है दूर चला जाता है, यानी कि काफ़ी फैल जाता है। अब इसके बाद आता है डिक्रीजिंग हेट्रोसेडास्टिसिटी। अब देखो डिक्रीजिंग में हेट्रोसेडास्टिसिटी में होगा कि पहले म्यू की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा होती है, उसके बाद म्यू की वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हुई, उसके बाद ये वैल्यू कम होने लगी और ये वैल्यू देखिए यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट चल रही है। तो ये क्या है, हम अगर इसका वेरिएंस निकालेंगे, इनका यहाँ पे डिस्पर्सन निकालेंगे यानी फैलाव अगर इसका निकालेंगे तो वो यहाँ पे डिफरेंट होगा और डिफरेंट होगा तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम होगी हेट्रोसेडास्टिसिटी की, जिसको हम कहते हैं कि डिक्रीजिंग जो है हेट्रोसेडास्टिसिटी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ होमोसेडास्टिसिटी। अब देखो होमोसेडास्टिसिटी में हमने पढ़ा था कि हमारा जो वेरिएंस होगा वो एक यहाँ पे एक ही लेवल में होगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म क्यों है, देखिए उसमें सिंपली क्या था कि आसपास हमें लाइनें जो है वो दिखा दी गई थी, ठीक है, उसमें सिंपल हमें दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए कि पहले ये भी ज़्यादा है और ये नीचे भी जो है इसका फैलाव ज़्यादा होता है, ठीक है, दोनों का फैलाव ज़्यादा है।
फिर उसके बाद इसका फैलाव यहाँ से भी कम हो जाता है और यहाँ भी इनका फैलाव कम हो जाता है। तो उसके बाद फिर से ये जो है इंक्रीज़ हो जाता है, इनका फैलाव जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर देखिए बिल्कुल सेम जो पॉइंट है यहाँ पे इनके दिखाए गए हैं कि जितना यहाँ से ऊपर जा रहा है उतना ही इधर से नीचे आ रहा है। तो अगर वेरिएंस निकालेंगे तो इनका वेरिएंस जो है वो हमारा सेम आएगा। और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म इसलिए बोला जाता है होमोसेडास्टिसिटी की, क्योंकि यहाँ पे ये मेज़र करना, ये एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे ये होमोसेडास्टिसिटी है। ठीक है, देखिए हम अगर इस पॉइंट पे आके इनका वेरिएंस निकालें और इस पॉइंट पे आके इनका वेरिएंस निकालें तो वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम जो है यहाँ पे फैलाव रखे हुए हैं। ठीक है, जितना नीचे से फैले हैं उतना ही ऊपर से इनकी वैल्यू फैली हुई है। तो ये चीज़ हमें जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दिखा देती है होमोसेडास्टिसिटी की। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम टेस्ट ऑफ हेट्रोसेडास्टिसिटी। हम इसको टेस्ट ऑफ होमोसेडास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जब होमोसेडास्टिसिटी की जो यहाँ पे टेस्ट होते हैं वो क्यों हम यूज करते हैं, ताकि हेट्रोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को यहाँ से निकाल सके। ठीक है, यानी कि हेट्रोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को निकालने के लिए हम जो है इन टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम इनको टेस्ट ऑफ हेट्रोसेडास्टिसिटी या होमोसेडास्टिसिटी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट है यहाँ पे द स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, फिर सेकंड है द गोल्डफील्ड एंड क्वाड्रेंट टेस्ट, और थर्ड हमारा है द ग्लेजर टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा आता है, आज की वीडियो में हम सिर्फ पहला टेस्ट करेंगे स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। तो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन जो टेस्ट होता है, देखिए पहले तो ये जो स्मॉल और लार्ज सैंपल होते हैं, ठीक है, चाहे स्मॉल सैंपल हो चाहे लार्ज सैंपल हो, ये जो टेस्ट को हम इजीली कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे स्मॉल सैंपल हो चाहे लार्ज सैंपल, सभी पे अप्लाई होगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब इसमें सिंपल हम फॉर्मूले यहाँ पे इनके टेस्ट पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम कोई वैल्यू रिग्रेस करते हैं, जैसे कि y ऑन x हमने कोई वैल्यू रिग्रेस कर ली या x ऑन y कोई वैल्यू रिग्रेस कर ली। तो यहाँ पे हमने की है y ऑन x वैल्यू को रिग्रेस किया है, जिससे ये इक्वेशन हमारे सामने जो है वो आ गई है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई है रिग्रेस करने के बाद। ठीक है, फिर उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेजिडुअल होता है उसको ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, वैल्यू को रिग्रेस किया, उसके बाद हमने जो है हमारे रेजिडुअल की जो वैल्यू है उसको ऑब्टेन किया। ठीक है, और ये इक्वेशन हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए ली हुई है कि कैसे हम y ऑन x की वैल्यू को रिग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और फिर जो है इसके बाद क्या करते हैं इसमें कि जब हमारी जो x की वैल्यू है, अगर y ऑन x हमने रिग्रेस किया है तो x की जो वैल्यू है और उसके अलावा जो रेजिडुअल की वैल्यू है जिसको हम EI से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इनकी वैल्यू को हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे रैंक देते हैं। ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट आना, और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर होता है लोएस्ट टू हाईएस्ट की ओर जाना। तो उनको ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के उनको रैंक दे देंगे। ठीक है, रैंक देने के बाद हमें क्या करना है, उनके जो डिफरेंस होता है जिसको हम D से डिनोट करते हैं, इनके डिफरेंस को हम यहाँ पे मेज़र करेंगे। ठीक है, पहले रैंक दिया, उसके बाद इनके जो डिफरेंस आएगा उनको हम मेज़र करेंगे, और फिर इसके बाद जो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसको हम इस फॉर्मूले से कंप्यूट कर देंगे। ठीक है, कि पहले हमने रैंक दिया, उसके बाद सीधे जो है हमने उनका डिफरेंस निकाला जिसे D से डिनोट किया जाता है, और उसके बाद सिंपली ये जो फॉर्मूला हमें दिया गया है इसको हम यूज़ करके अपने जो है यहाँ पे कोफिशिएंट को, यानी कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारा 1 - 6 समेशन DI स्क्वायर। तो DI हमने आपको बता दिया, ये हमारा डिफरेंस था। ठीक है, तो ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 - 6 समेशन DI स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस में 1। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम अपने जो है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को इजीली जो निकाल सकते हैं, और n यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल है। ठीक है,
कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ़ सैंपल जो है यहाँ पे इसको डिनोट किया जाता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके सिंपली हम ये निकाल लेंगे कि कैसे जो है हमारे जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी होती है। और यदि देख लीजिए अगर हमारे पास एक हाई रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ठीक है, हाई रैंक आ जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे हेटेरोस्केडास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे होगी, ठीक है। हाई रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे होगी। और अगर यहाँ पे हाई रैंक कोरिलेशन नहीं है यानी कि लो रैंक जो है यहाँ पे होता है, तो उस टाइम पे हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो ऐसे पता लग जाएगा कि यहाँ पे हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम है या नहीं है। और उसके बाद हम अपने डेटा सेट को जो है ईजिली अपने डेटा के साथ यूज करके उसकी जो हमने वैल्यू निकालनी होती है उनको हम निकाल लेते हैं। तो थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।